हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अब अपना पहला चैप्टर का रिविजन्स जो है चैप्टर हमारा सप्लाई। जी, हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? सप्लाई। सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या है? सप्लाई अंडर द जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी। देखो स्टडी मटेरियल से देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है जी? सेक्शन नंबर हमारा कौन सा है? सेक्शन नंबर सेक्शन 7। सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। सेक्शन 7 हमारा क्या डिफाइन करता है जी? सप्लाई को। सेक्शन 7 हमारा डिफाइन करता है सप्लाई। सेक्शन 7 किसके बारे में बताता है? सेक्शन 7 हमारा बताता है जी सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 के स्टैचुटरी प्रोविजंस क्या है? सेक्शन नंबर 7 का स्टैचुटरी प्रोविजंस, उसमें कितने सबसेक्शन है? देखो सबसेक्शन 1 हमारा ये है। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स के क्या? ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। किसका सप्लाई? गुड्स और द सर्विसेज। किसका सप्लाई? सारे गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई। गुड्स और सर्विसेज का या फिर दोनों का, सच एज सेल हो, ट्रांसफ़र हो, वाटर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, मेड और एग्री टू बी मेड for considerations by a person in the course or furtherance of business। मतलब सेक्शन नंबर जो हमारा 7 कहता है, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज नंबर 1 जो है, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल फॉर सप्लाई। क्या क्या? पहला, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो, मतलब क्या? सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो। दूसरा, कंसिडरेशन हो, और तीसरा क्या? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। मतलब सप्लाई होने के ये सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 बोलो। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के क्लाउज नंबर 1 कहता है सप्लाई किसको कहेंगे? कोई भी फॉर्म ऑफ द सप्लाई, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफ़र हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, रेंटल हो, किसके लिए? फॉर द कंसिडरेशंस हो। क्या हो जी? फॉर द कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो।
मतलब सप्लाई तभी कहलाएगा कि कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो प्लस में जहाँ पैसे की बात हो, पैसा हो, कंसिडरेशन हो, प्लस में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, धंधे में जब बिजनेस में कोई भी सप्लाई का फॉर्म हो फॉर द कंसिडरेशन, वही कहलाएगा हमारा सप्लाई। क्लाउज नंबर डबल ए क्या कहता है, कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शंस किसके द्वारा, बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल के अलावा जो भी पर्सनस है, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, या तो कंपनी हो, एओपी है, बीओआई है, पार्टनरशिप फर्म है, अपने किसको दे रहा है जी, टू इट्स मेंबर्स या कंस्टिट्यूएंट्स, और वाइस वर्सा फॉर अ कैश या डेफर्ड पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस। मतलब क्या कर रहा है, कोई भी फर्म हो, एक फर्म है, एक ये फर्म है, ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है जी, इसके मान लो एओपी है, ये एओपी है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने मेंबर्स को। तो जो सर्विसेज ये प्रोवाइड ट्रांजैक्शंस इस दोनों के बीच में होता है, या तो ये ट्रांजैक्शन एओपी मेंबर्स को करे या मेंबर्स एओपी को करे, तो ये ट्रांजैक्शंस जब जो होता है दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी क्या सप्लाई कहलाता है, किसमें, अंडर जीएसटी। और ट्रांजैक्शन कैसा, फॉर कैश और डेफर पेमेंट। क्लाउज नंबर बी क्या कहता है, ये क्लाउज नंबर बी, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशंस वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या, तो क्लाउज नंबर बी हमारा कहता है कि जब ये एक यहाँ एक इंडियन है, इसका एक कोई यहाँ यूएसए से एक सर्विसेज लिया, अपना ये बिजनेस नहीं करता है, अपना पर्सनल यूज के लिए कोई सर्विसेज लिया, इसको वो पेमेंट किया, ये जो सर्विसेज हुआ, ये जो ट्रांजैक्शंस हुआ, यूएसए सर्विसेज इसको दिया, इसको भी क्या कह लेंगे जी, इसको भी कहेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी। ये भी हमारा कहलाएगा सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन एज पर द सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज नंबर बी। क्लाउज नंबर सी हमारा क्या कहता है, द एक्टिविटीज specified in schedule number 1 made or agreed to be made without considerations। ये देखो सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 के क्लाउज नंबर जो 1 है हमारा, वो जनरल रूल बताता है, जनरल रूल है किस चीज़ का, कि जीएसटी के अंदर सप्लाई किसको कहेंगे, सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या, फर्स्ट, पहला कंडीशन, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनी फॉर्म्स ऑफ
सप्लाई हो। क्या है? एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। दूसरा कंडीशन क्या है? वो जो सप्लाई, कोई भी सप्लाई का फॉर्म्स होगा फॉर द क्या होगा? फॉर द कंसिडरेशन होगा, फ्री में नहीं, वो पैसे पर होगा, फॉर द कंसिडरेशन होगा। तीसरा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा। जनरल रूल ये है, कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है, फॉर द कंसिडरेशन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है। लेट्स से एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे दीपक नाम का एक क्या है, दीपक का एक ये दुकान है, ठीक, ये दीपक का दुकान है। दीपक अपना एक गुड्स श्याम को दिया, कोई गुड्स जिसका कीमत 1000 रुपया है। श्याम इसको 1000 रुपया इसको दे दिया, दीपक को कितना दिया? 1000 रुपया दिया। दीपक का ये दुकान है। अब देखो, दीपक ये जो गुड्स दिया, पहले तो गुड्स इसको क्या किया? सेल किया तो क्या कहलाया? फॉर्म्स ऑफ सप्लाई एक हो गया, सेल हो गया। सेल किस पर हुआ? फॉर द कंसिडरेशन हमारा क्या ये है? 1000 रुपये कंसिडरेशन हो गया। तो कंसिडरेशन हमारा 1000 रुपया हो गया। अभी यहाँ कंसिडरेशन का भी हम क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तीसरा, ये जो दीपक सामान बेचा, अपने बिजनेस में बेचा, अपने दुकान में बैठा था, अपने बिजनेस में बेचा, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बेचा। 3 कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये तीनों जब फुलफिल हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? इट्स कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी में सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई, कंसिडरेशन हो, और तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो। ये हमारा सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज नंबर 1 बताता है। लेकिन एक हमारा जो क्लाउज बी है, क्लाउज बी के केस में कहा है कि इम्पोर्टेशंस करेंगे किस चीज़ का? इम्पोर्टेशंस होगा किस चीज़ का? सर्विसेज का। जो क्लाउज बी है कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, किसके लिए? केवल सर्विसेज के लिए। हम सर्विसेज तो ले रहे हैं, इम्पोर्टेशंस कर रहे हैं। से ये राम नाम का एक इंडियन, कहाँ में है ये? भारत में है। राम नाम का एक व्यक्ति यूएसए से एक सर्विसेज कुछ लिया,
सपोज यूएसए के टीचर से कोई सर्विसेज लिया, ये कोई यूएसए के टीचर से ये कोचिंग क्लास लिया, कोचिंग क्लासेस लिया, ठीक। इसका कीमत $10,000 इन्होंने पेमेंट किया। ये इसको राम यूएसए को पेमेंट किया कितना, $10,000। राम कोचिंग ने लिया है, ये बिजनेस नहीं चलाता है, फिर भी हमारे लॉ में करने कहा कि जो आप सर्विसेज को इंपोर्ट करोगे बाहर से, जो सर्विसेज आप इंपोर्ट करोगे फॉर द कंसिडरेशन, मतलब पैसे देकर जो सर्विसेज लोगे, चाहे वो बिजनेस में हो या ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई मान लेंगे। एक चीज़ और देखो, यदि यहाँ पर राम, ये जो राम है, राम जो कोचिंग का सर्विसेज ले रहा है, ये सर्विसेज राम कोचिंग का सर्विसेज यूएसए से लेगा और ये सर्विसेज भारत में किसी और को सप्लाई करता होगा। ये इसका बिजनेस है, यूएसए से सर्विस लेता है और फिर भारत में वो सप्लाई करता है लोगों को। तो ये यदि वो अपने बिजनेस में करता है, उसके पास यदि ऐसा बिजनेस है कि यूएसए से सर्विसेज लेके इंडिया में वो सप्लाई करता है, तब सप्लाई कहलाएगा कि नहीं, बताओ बताओ। सप्लाई कहलाएगा कि नहीं, देखो यहाँ आराम है, ये यूएसए से सर्विसेज लेता है, कोई सर्विसेज लिया सपोज कोचिंग का, और यहाँ से लेता है, फिर ये भारत में किसी को भारत में सप्लाई करता है। इंडिया में ये इसका क्या है, बिजनेस है। क्या है, इसका बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है। इसके लिए इसको पैसा दिया, कंसिडरेशन सपोज 10,000 रुपया दिया, इसका भी बिजनेस है। तो पहले देखो सप्लाई होगा कि नहीं। जनरल रूल क्या कहता है, सेक्शन नंबर 7, याद करो, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शंस 1 क्लाउज नंबर 1 क्या है, सेक्शन नंबर 7 क्लाउज नंबर 1 सॉरी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शंस 1 क्लाउज नंबर 1 कहता है सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल हो। फर्स्ट, एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो, हो रहा है कि नहीं सप्लाई, यूएसए इसको राम को दे रहा है सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, कंसिडरेशन की भी बात आ रही है। तीसरा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की भी बात हो रही है। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये जनरल रूल सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज नंबर ए के तहत ये क्या होगा, ये कहलाएगा हमारा सप्लाई। ये क्या कहलाएगा, हमारा सप्लाई। लेकिन यदि यहाँ पर बिजनेस नहीं होगा, तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये तो सप्लाई हमारा कहलाएगा नहीं, जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमारा सप्लाई नहीं कहलाएगा।
तो इसीलिए लॉ में करना है, एक सेक्शन डाला, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज नंबर बी, कौन सा सेक्शन नंबर, मेरे साथ बोलो, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज नंबर बी, एक सेक्शन डाला कि यदि बिजनेस ना भी हो तो इस केसेस में जब importation of the services for the consideration whether or not in the course or furtherance of the business it constitute a supply as per the section number 7 subsection 1 clause number b। तो सेक्शन नंबर 7 के कौन कौन सा हम पढ़े, सेक्शन नंबर 7 के सबसेक्शन 1 में है, जिसमें हम 3 क्लाउज अभी तक पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 7 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज नंबर 1 हमारा क्या कहता है, जनरल रूल बताता है, जनरल रूल है ये किसका जी, सप्लाई का, सप्लाई का, सप्लाई का जनरल रूल है। क्या क्या रूल है, सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है, एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो, एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो। दूसरा कंसिडरेशन हो। तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। जनरल रूल हमारा ये कहलाता है। क्लाउज नंबर बी हमारा क्या बताया, क्लाउज नंबर बी हमारा बताया कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल्स अपने मेंबर्स को, अदर देन इंडिविजुअल्स किसको सप्लाई करता है, इट्स मेंबर्स को, या फिर भाई से भरसा हो। क्या हो, भाई से भरसा हो, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा हो। किस पर, फॉर या तो कैश तुरंत दे कंसिडरेशन हो, या फिर द डेफर्ड पेमेंट हो। डेफर्ड पेमेंट मतलब अभी एक कमिटमेंट किए हैं कि बाद में हम पेमेंट करेंगे, या फिर द कोई वैल्यूएबल आर्टिकल्स हमने दे दिया, वेरिएबल आर्टिकल्स कुछ दे दिया, ये हो गया। सेक्शन नंबर सी हमारा क्या कहता है, क्लाउज नंबर AA, क्लाउज AA क्लाउज हमारा बी हो गया। क्लाउज बी कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो। पहला तो इंपोर्टेशन किसका जी, सर्विसेज का, ये ध्यान रखना इस केसेस में। इंपोर्टेशन किसका, गुड्स नहीं, खाली सर्विसेज की बात करता है, केवल सर्विसेज की बात करता है। फॉर कंसिडरेशन, पैसे हो। दूसरा कंडीशन। तीसरा जो जनरल रूल का हमारा जो कंसिडरेशन है, वेदर और नॉट इन द कोर्स, और वेदर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
अब क्लाउज नंबर सी हमारा क्या कहलाता है, ये देखो क्लाउज नंबर सी। सी कहता है कि शेड्यूल 1 में एक शेड्यूल लॉ मेकर ने बनाया कि शेड्यूल 1 है, उसके तहत कुछ सप्लाई हो, शेड्यूल 1 के तहत कुछ सप्लाई को बताया कि शेड्यूल 1 में जो भी सप्लाई हो रहे हैं, जो भी सप्लाई हो रहे हैं, इसमें नो कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के इस शेड्यूल 1 में लॉ मेकर ने कुछ ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन किया और बताया कि इस ट्रांजैक्शंस में कंसिडरेशन नहीं भी होंगे फिर भी क्या कहलाएगा, ये सप्लाई होगा। मतलब हमारा जनरल रूल का 2 ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कौन कौन सा? पहला, फर्स्ट एक कंडीशन क्या, फर्स्ट एक कंडीशन एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो। दूसरा, इन द कोर्स और furtherance of बिजनेस हो। दूसरा, जनरल रूल में हमारा जो 3 रूल था, एक तो हमारा था क्या, एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो। एक हमारा दूसरा रूल उसमें क्या था जी, कंसिडरेशन। तो यहाँ क्या कहता है, कंसिडरेशन। यहाँ कहता है कोई कंसिडरेशन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं भी कंसिडरेशन रहेगा फिर भी इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मान लेंगे। नहीं भी सब रहेगा तो सप्लाई। इस केसेस में शेड्यूल 1 में कुछ ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया है लॉ मेकर ने, उसमें बिना कंसिडरेशन को भी सप्लाई माना है। अब क्या क्या है वो देखो, शेड्यूल 1, ठीक, ये हो गया शेड्यूल 1। अब देखो सेक्शन नंबर, ये शेड्यूल 1 होगा, इसको आगे देखेंगे। पहले एक बार हम पूरे सेक्शंस को रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पूरा उसका शेड्यूल। सेक्शन नंबर 7 में 3 शेड्यूल बताया हुआ है। कितने शेड्यूल? 3 शेड्यूल बताया है। तो हम सबसे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 देख लिए, क्लाउज नंबर 1 देख लिए, क्लाउज नंबर AA देख लिए, क्लाउज B देखे, क्लाउज C देखे। सी में खाली को बताया है कि एक शेड्यूल के बारे में बताया है जिस शेड्यूल में कुछ ट्रांजैक्शंस को लॉ मेकर ने डिफाइन किया है जहां पर बिना कंसिडरेशन के वो सप्लाई कहलाएगा। सेक्शन नंबर 1A क्या कहलाता है, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शंस 1 दे शैल बी ट्रीटेड एज आइदर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल नंबर 2। लॉ मेकर ने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में बताया, हमारे लॉ मेकर ने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में हमारा बताया कि इस शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से, किसके हिसाब से, शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से जो सप्लाई सेक्शन नंबर 1 में कवर हो रहा है उसको या तो हम सप्लाई ऑफ द गुड्स कवर करेंगे या फिर द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मानेंगे। नहीं समझे, फिर से बताते हैं। हमारे जो लॉ मेकर हुए, जो सप्लाई हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में सीखा, सबसेक्शन 1 में कितने क्लाउज में सीखा, क्लाउज नंबर 1 में सीखा जो हमारा जनरल रूल था
क्लाउज नंबर डबल ए था जो हमारा अदर देन इंडिविजुअल की बात कर रहा था, एओपी जैसे अपने मेंबर्स को कर रहा है, अपने फर्म अपने पार्टनर्स को कर रहा है, या भाई से भरसा हो रहा है फॉर द कैश और डेफर पेमेंट या अलग वैल्यू अगर आर्टिकल्स के लिए वो हो रहा है। क्लाउज नंबर बी जो था हमारा इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो रहा था। दूसरा क्लाउज नंबर हमारा सी था, क्लाउज नंबर जो सी था जो बता रहा है कि शेड्यूल नंबर 1 में कुछ ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन किया गया है जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशंस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस वो इट्स कंस्टिट्यूट अ सप्लाईज। मैंने शेड्यूल नंबर वन में ऐसे ट्रांजेक्शन्स के बताए गए हैं कि जहाँ सप्लाई नहीं भी है, जहाँ कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी उसको हम सप्लाई माने हैं। तो ये सेक्शन नंबर 1 हमको क्या बताया जी, सेक्शन नंबर 7 के सबसेक्शन 1 हमको बता दिया सप्लाई के बारे में। इसी तरह सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो सप्लाई के बारे में, जिस सप्लाई के बारे में हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा, वो सप्लाई या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। सबसेक्शन 1 सप्लाई को बताया और सबसेक्शन 2 बताया कि जो सप्लाई सबसेक्शन 1 में तुमने पढ़े हो वो सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग्स या तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा या फिर द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या तो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा या फिर द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बताएगा। ये कहाँ बताया गया जी, ये बताया गया शेड्यूल नंबर 2 में। कहाँ बताया गया, शेड्यूल नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के क्लाउज नंबर सी के तहत हम शेड्यूल नंबर 1 की बात किए थे जहाँ विदाउट कंसिडरेशन कंस्टिट्यूट सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 हमको क्या बताता है, जो सप्लाई हो गया है या तो जो सप्लाई हुआ है उसमें वो सप्लाई ऑफ द गुड्स है कि सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है, वो हमें बताता है सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1 कहता है विदाउट कंसिडरेशन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 ये सप्लाई ऑफ द गुड्स है कि सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है, शेड्यूल नंबर 2 बताता है। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A। सबसेक्शन 2 जो है ये हमारा सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 में 2 क्लाउज है। कितने क्लाउज है, 2 क्लाउज। पहला क्लाउज हमारा बताता क्या, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शंस 1। सबसेक्शंस 1 में इंक्लूड होने के बावजूद एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3 या such activities or transactions undertaken by the central government, state government or any other local authority in which they are engaged as a public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the councils shall be treated neither the supply of the goods or supply of the services। सेक्शन नंबर 2 कहा कि जो ट्रांजेक्शन्स हमारा सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 1 के तहत सप्लाई कहलाया। सप्लाई हो जाने के बाद भी यदि वो शेड्यूल नंबर 3 में कवर होता है तो उसको हम न सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे न सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। या फिर ऐसा कोई सप्लाई हो गया जिसको भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी अपने लोकल अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल या नोटिफाइड कर चुका कि इस चीज़ को हम सप्लाई और द गुड्स और सर्विसेज नहीं मानेंगे तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज नहीं कहलाएगा। नहीं समझे, फिर से बताते हैं। नहीं तुम समझा। सपोज कोई सप्लाई ए नाम का एक क्या है, शॉपकीपर है।
ये कोई सामान बी को ट्रांसफ़र की, बी को सेल किया, कितने का, 1000 का कीमत मान लेते हैं, 1000 के। जो सेक्शन नंबर 7 है सबसेक्शन 1 की क्लॉज नंबर 1 जो सप्लाई का जनरल रूल है, क्या कहता है, 3 कंडीशन फुलफिल होगा वो सप्लाई का लेगा। फर्स्ट कंडीशन, एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फुलफिल हो रहा है कि नहीं, हम फुलफिल हो रहा है, क्या यहाँ सेल है। दूसरा, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन यहाँ। तीसरा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये अपने बिजनेस में बेचा है, ये कंडीशन, तीनों कंडीशन सब फुलफिल हो रहा है, ये क्या कहलाया, सप्लाई। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि जो ये सामान, कोई भी सामान अगर जो कोई टॉयज किया है कोई सी नाम के गुड्स से, सी नाम का कोई गुड्स है मान लेते हैं, ये जो गुड्स सी सप्लाई हो रहा है, इसको भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। सपोज मान लो कि इसको नोटिफाई कर दिया कि इसको हम नाइदर सप्लाई ऑफ द गुड्स मानेंगे, नहीं है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, और नहीं है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। यदि ऐसा भारत सरकार कह देती है तो इस सप्लाई को ना हम गुड्स मानेंगे ना हम सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मानेंगे। तो वही सेक्शन, या फिर ये जो सप्लाई है, ये जो गुड्स सी का सप्लाई जो है, ये शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो। किस में कवर हो, शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो, शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो। तो यही सेक्शन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, सेक्शन नंबर 2 हमारा कहता है कि कोई भी सप्लाई जो सबसेक्शन 1 में बन चुका है, कोई भी सप्लाई जो हमारा सबसेक्शन 1 में बन चुका है, वो सबसेक्शन 2 के तहत क्लाउज नंबर, यदि वो क्लाउज नंबर 1 के तहत शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो गया तो वो ना सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा ना वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। यदि क्लाउज नंबर बी के तहत, यदि इफ अकॉर्डिंग टू द क्लाउज नंबर बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द एनी लोकल अथॉरिटी has been notified on the recommendation of the councils that shall neither be treated as the supply of the goods or nor supply of the services। इसलिए जो सप्लाई बन चुका सबसेक्शन 1 के तहत, लेकिन यदि उसको सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि ये जो सप्लाई हुआ है ना इसको हम सप्लाई ऑफ द गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मानेंगे, तो वो ना सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा ना सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। या फिर वो सप्लाई शेड्यूल नंबर 3 में कवर है। तो हम कितने शेड्यूल पढ़े, फर्स्ट शेड्यूल हमें क्या बताता है, शेड्यूल नंबर 1 बताता है विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई, शेड्यूल नंबर 2 बताते हैं कौन सप्लाई ऑफ द गुड्स है कौन सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है, शेड्यूल नंबर 3 हमारा बताता है कि ना वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा ना ही सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। शेड्यूल नंबर 1 बताता है विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई, शेड्यूल नंबर 2 हमारा बताता है कौन सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा कौन सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। शेड्यूल नंबर 3 कहलाता है, शेड्यूल नंबर 3 बताता है ना वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा ना वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। अब सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 3 हमारा क्या कहता है, सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 3, subject to the provision of the subsections 1A 2 government may on the recommendation of the councils specify by the notification that shall be treated as the supply of the goods or not a supply of the services or supply of the services not supply of the
गुड्स। देखो सबसेक्शन 3 के लॉ में करने सबसेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में हमारे गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया कि आप नोटिफाई कर सकते हैं जब आप चाहें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स कि जो सप्लाई ऑफ द गुड्स हो या सर्विसेज हो उसको आप सप्लाई ऑफ द गुड्स ना मान के सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मान लीजिए, जो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है उसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज ना मान के आप सप्लाई ऑफ द गुड्स कंसिडर कर लीजिए। तो ये सबसेक्शन 3 के हिसाब से लॉ हमारे लॉ मेकर ने हमारे गवर्नमेंट को ये पावर दे चुका है। तो वही सबसेक्शन 3 हमारा कहता है कि कोई भी सप्लाई जो सेक्शन नंबर 1 कोई भी जो सप्लाई हो रहा है सबसेक्शन 1 के तहत हो या सबसेक्शन 1A के तहत उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहा गया हो या फिर द सप्लाई ऑफ द गुड्स कहा गया हो या सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहा गया हो या फिर द सबसेक्शन 2 के हिसाब से ना उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहा गया हो या सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहा गया हो, आप उस चीज़ों को सप्लाई ऑफ द गुड्स कहिए या फिर द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, ये गवर्नमेंट को पावर दिया गया। तो एक बार पहले रिकॉल कर लो, सेक्शन नंबर 7 हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 7 हमने सप्लाई किसमें पढ़ा? हमने पढ़ा क्या? सप्लाई किस सेक्शन में कहा? हमारा बताया कौन सा? सेक्शन नंबर 7 में बताता है सप्लाई किस सेक्शन में? सेक्शन नंबर 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017, CGST एक्ट 2017 हमारा सप्लाई बताता है। अब उसमें 3 सेक्शंस हैं, सबसेक्शन 4 सेक्शंस है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 के क्लाउज नंबर 1 कहता है जनरल रूल है कि कोई भी फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई हो, चाहे सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, रेंटल हो, डिस्पोजल हो, made or agreed to be made for the considerations in the course or furtherance of the business that constitute a supply। B हमारा क्या बोलता है? कोई भी अदर दैन द इंडिविजुअल जो सप्लाई करता है किसको जी? अपने मेंबर्स को करता है या भाई से भरसा हो रहा है फॉर द कैश और द डेफर्ड पेमेंट्स और फिर द वैल्यूएबल आर्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई। क्लाउज नंबर ये डबल ए हो गया, क्लाउज नंबर बी हमारा क्या कहता है कि कोई भी क्लाउज नंबर बी हमारा क्या कहता है कि कोई भी इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो, क्या है? कोई भी इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो। क्लाउज नंबर बी क्या कहता है? कोई भी इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो, क्या कहे? कोई भी इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो, क्या है? कोई भी इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो लेकिन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो, दैट कंस्टिट्यूट आल्सो सप्लाई, उसको भी हम सप्लाई कहें। कंसिडरेशन क्लाउज नंबर सी क्या कहता है? क्लाउज नंबर सी कहता है कि शेड्यूल नंबर 1 में कुछ ट्रांजेक्शन्स को बताया गया, वो ऐसा ट्रांजेक्शन्स जो विदाउट अ कंसिडरेशन बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस दैट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई। शेड्यूल नंबर 1 जो आगे हम पढ़ेंगे। फिर सबसेक्शन हमारा कौन? सबसेक्शन 1 हो गया। सबसेक्शन 1A हमारा बताता है, सबसेक्शन 1A हमारा बताता है कि शेड्यूल नंबर 2 के तहत हम शेड्यूल नंबर 2 है जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन किया गया है, सबसेक्शन 1A बताता है कि शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से हम जानेंगे कि किसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, किसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे, किसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, किसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। सबसेक्शन हमारा 2 क्या कहता है कि जो सबसेक्शन 1 के तहत सप्लाई बन चुका है, जो सबसेक्शन 1 के तहत सप्लाई बन चुका है उसको ना तो हम सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे ना सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। शेड्यूल उसका क्लाउज नंबर ए कहता है कि जो स्पेसिफाइड शेड्यूल नंबर 3 में वो नहीं कहलाएगा, ना कहलाएगा सप्लाई ऑफ द गुड्स और ना कहलाएगा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। इस क्लाउज नंबर बी कहता है, क्लाउज नंबर उसका
जो बी है हमारा, इसका क्लाउज बी है कि सेंट्रल क्लाउज बी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के पास ये पावर है कि जो सप्लाई बन चुका है सबसेक्शन 1 के तहत, जो सप्लाई बन चुका है सबसेक्शन 1 के तहत, उसको ना तो हम नहीं सप्लाई ऑफ द गुड्स ट्रीट करेंगे और ना उसको हम सप्लाई ऑफ द सर्विसेज ट्रीट करेंगे। फिर सबसेक्शन 3 है जो लॉ मेकर ने गवर्नमेंट को पावर दिया है कि जो सप्लाई है या फिर जो सप्लाई ऑफ द गुड्स है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है, उसको या तो आप सप्लाई ऑफ द गुड्स किसी को ट्रीट करो, नहीं कि उसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, या फिर आप सप्लाई ऑफ द सर्विसेज ट्रीट करो, ना कि उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स। ये अथॉरिटी गवर्नमेंट को दे चुका है कि आप समय पर समय ऑन द रिकमेंडेशन समय पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो कि किसको हम सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, किसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। ये हमारा क्या है, सेक्शन नंबर 7 के है। देखो ये 3 रीजन है, सप्लाई ऑफ द गुड्स हो, फॉर कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द क्या, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो। पैरामीटर ऑफ सप्लाई क्या कहलाता है, फॉर कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस हो, किसका जी, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हो। वही 3 रूल है। कोई भी सप्लाई का फॉर्म्स हो, फॉर ए कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द क्वेश्चन हो। विदाउट कंसिडरेशन हम शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर 1 में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा। शेड्यूल नंबर 2 में क्या कहता है, नहीं उसको नहीं अथी। शेड्यूल नंबर 2 हमारा कहता है कि किसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, किसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। शेड्यूल नंबर 3 कहता है ना उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, नहीं सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। ये हो गया सप्लाई। देखो सप्लाई के इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ सबसेक्शन 1 में हमारा ये है, कितना बढ़िया से चार्ट बनाया गया है। सबसेक्शन 1 में बताया गया है फॉर द कंसिडर क्या, फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये हमारा सबसेक्शन 1 में बताता है कि है कोई भी अदर देन इंडिविजुअल अपनी किसको दे रहा है जी, या कंस्टिट्यूट फॉर कैश और डिफर पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस। सेक्शन 1 सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के क्लाउज नंबर बी बता रहा है किसको, इम्पोर्टेशन किसकी, खाली सर्विसेज की इम्पोर्टेशन, चाहे को बिजनेस में हो या ना हो, लेकिन फॉर द कंसिडरेशन होना चाहिए। शेड्यूल नंबर 1 के तहत यहाँ बताया गया विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई करते हैं। शेड्यूल नंबर 1 में बताया गया। शेड्यूल नंबर 2 में बताया गया कि किसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, किसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया कि नहीं उसको हम सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, नहीं सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। देखो एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स और सर्विसेज नॉट सप्लाई। सप्लाई होने के लिए भी क्या जी, सप्लाई यहाँ जीएसटी लगता किस चीज़ पर है, सप्लाई किसका, पहले तो कि वो सप्लाई हो, सप्लाई किसका हो जी, सप्लाई ऑफ या तो गुड्स का हो या फिर सर्विसेज का हो या फिर दोनों हो। तो जो हमारे डिफिनेशन में यदि वो गुड्स और सर्विसेज में कवर नहीं होगा तो वो भी हमारा नहीं कहलाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लेगा। पहले तो सप्लाई कहलाने के लिए तो उसको सबसे पहले गुड्स या सर्विसेज के डिफिनेशन में कवर होना चाहिए। अगर वो गुड्स और सर्विसेज ही नहीं होगा तो हमारा सप्लाई ही नहीं होगा। इसलिए सप्लाई के होने के लिए क्या जी, सप्लाई जो होता है कोई भी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो, गुड्स और सर्विसेज की हो, गुड्स और सर्विसेज जो हमारा जीएसटी में जो डिफाइन किया गया हो, फॉर द कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं कि हर चीज़ का सप्लाई, खाली गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई ही सप्लाई कहलाएगा। गुड्स कहते हैं किसको, एवरी काइंड ऑफ जो भी मूवेबल चीज़ है, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है सारे क्या कहलाते हैं जी, हमारे गुड्स कहलाते हैं। लेकिन उसमें क्या नहीं आएंगे,
मनी और सिक्योरिटी, पैसे। सपोज अगर मनी भी करते तो हम किसी को पैसा दे रहे हैं, पैसा देंगे तो फिर उस पर उस पैसा जो हम किसको देंगे उस पर भी जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। तो मनी और सिक्योरिटी को नहीं किया गया। मतलब गुड्स में क्या होता है, सारे मूवेबल प्रॉपर्टी जो इतना भी मूवेबल है सारे, लेकिन पैसे सिक्योरिटी को पैसे और सिक्योरिटी को छोड़कर। इंक्लूड क्या, कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो, ग्रोइंग क्रॉप्स हो, ग्रास हो, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई। सर्विसेज में कोई जो गुड्स नहीं हो वो सर्विसेज कहलाएगा, लेकिन मनी सिक्योरिटी मतलब गुड्स और सर्विसेज में सारा कुछ आएगा मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। हाँ, लेकिन जब कोई भी एक्टिविटी जो हो रहा है जो लेकिन यूज ऑफ द मनी हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ मनी। सपोज हम किसी को विदेश उसको कुछ डॉलर मिल गया, अब वो डॉलर को रुपीज़ में यहाँ कन्वर्ट करेगा, तो जो उसको जो कन्वर्ट करेगा तो वो जो कन्वर्जन का जो सर्विसेज ले रहा है वो सर्विसेज ले रहा है वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा कन्वर्जन का, क्योंकि उस पर जो कन्वर्ट करेगा डॉलर को रुपीज़ में उस पर वो कमीशन लेगा, उस कमीशन पर जीएसटी चार्ज होगा। तो जो सर्विसेज होगा यूज ऑफ द मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी बाई कैश बाई एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म या वन करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच इज सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज दैट इंक्लूड्स इन द सर्विसेज। से कोई डॉलर लेकर आ रहा है वो इंडिया करेंसी में रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, तो और बेहतर तरीक़ा से इसको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे राम के पास कुछ डॉलर है, 1000 डॉलर है, ये गया एक करेंसी एक्सचेंजर के पास, एक्सचेंजर इसको सपोज 80 के हिसाब से 80,000 इसको लौटाया, इसके लिए ये 2000 रुपया कमीशन ले लिया। तो ये जो 2000 रुपया होता है इस पर क्या होगा, जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लाई इंक्लूड्स फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्या है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हमारा सेल है, ट्रांसफ़र है, वाटर है, एक्सचेंज है, लाइसेंस है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजल है। किसकी वजह, फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। 3 कंडीशन हमने बताया फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, पहला बी सी तीनों जुट गया तो वो सप्लाई होगा। सप्लाई किस चीज़ का होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। जो अगर गुड्स और सर्विसेज में कवर नहीं होगा, जैसे कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो ना गुड्स में कवर होता है ना सर्विसेज में कवर होता है, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। सेल ट्रांसफ़र, ऐसे एक एग्जांपल है यहाँ पर समझो। एक शॉपकीपर है, सेल्स ए पेन। एक शॉपकीपर एक पेन बेचा, कितना रुपये में, 100 रुपये में, टू द बायर को, ठीक। आफ्टर द सेल पेन बिलोंग्स टू द बायर्स एंड द शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन, दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल्स। एक दुकानदार 100 रुपये में पेन दिया, पेन उसको दिया, उससे 100 रुपये लिया, अब उस पेन जो ले लिया बायर उस पर अब शॉपकीपर का कोई अधिकार नहीं। दैट इज़ द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। कंपनी ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम इट्स द फैक्ट्री टू द डिपोट फॉर इट्स सेल पर्पज, दिस इज़ द ट्रांसफ़र। कंपनी एक जगह से सामान उठाया दूसरी जगह वहाँ पर रख दिया, दूसरे अपने गोदाम में रखा कि वहाँ से थर्ड पार्टी को सेल करेगा अपने कस्टमर्स को। तो ट्रांसफ़र जो कहलाता है, ट्रांसफ़र वो भी हमारा क्या है, ये क्या हो गया, जो ट्रांसफ़र हो गया ये हमारा सेल नहीं होगा, तो ये भी हमारा फॉर्म ऑफ द सप्लाई में ही आता है। वाटर और एक्सचेंज होता है, जब एक न्यू कार 5 लाख का परचेज किया इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड कार अलॉन्ग विद द मनी कंसिडरेशन ऑफ द 4 लाख रुपये। सपोज हमने एक नया कार खरीदा, सपोज हमने एक 5 लाख का नया कार खरीदा, उसके बदले में हमारे जो पुराने कार थे 4 लाख के वो दे दिए और 1 लाख रुपया दे दिए, 1 लाख रुपया दे दिए। ये हमारा क्या हो गया जी, बार्टर हो गया। सामान के बदले सामान हमने दे दिए, 1 लाख रुपया दिया, सामान के बदले सामान। पुराना कार हमने दे दिया, नया कार। जैसे हमने पुराना मोबाइल रखा हुआ है, हमने एक नया मोबाइल लिया जिसका कीमत बता रहा है 20,000 रुपया,
उसमें बताया कि आपका नीचे लिखता है सबको एक्सचेंज वैल्यू, पुराना मोबाइल उसका दे दिए तो बोला कि 5,000 रुपये आपका पुराना मोबाइल का वैल्यू लग गया। तो 20,000 का मोबाइल नया लिए, 5,000 का पुराना मोबाइल हम अपना दे दिए, बाकी 15,000 रुपये हम कैश पेमेंट उसको कर दिए। तो ये हमारा जो एक फ़ोन लिए दूसरा फ़ोन दिए, ये हमारा क्या कहला है, वाटर। एक डॉक्टर गोट हिज हेयर कट फ्रॉम ए बार्बर and provides the medical consultancy retired. In this transaction, the doctor provides the medical consultancy services to barber for which consideration was in the form of hair cuttings. देखो वाटर ट्रांजेक्शन के एक डॉक्टर क्या करता है, ये डॉक्टर हुआ, एक गया नाई के पास, कहा कि भाई तुम मुझे बाल काट दो, बाल फ्री में, ये कोई पैसा नहीं लिए, बाल काट दिया। अगले दिन डॉक्टर साहब कहा कि इसको तबीयत ख़राब हो गया, बुखार लग गया, तो इसका दवा दे दिए। तो नाई बाल काट दिया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब बुखार का दवा दे दिए। तो सर्विसेज एक्सचेंज हो गया, वाटर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स हो गया, ये वाटर ट्रांजेक्शन्स हो गया, ये सर्विसेज के बदले सर्विसेज, ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्विसेज ली और सर्विसेज से दिए, क्या हमारा वाटर ट्रांजेक्शन्स कहला गया। कंसिडरेशन किसको कहते हैं, जब कोई भी पेमेंट होता है किसी चीज़ में, मनी में हो या अदरवाइज हो, मनी किसी को पैसे में दे या कोई द काइंड्स में दे देते हैं, या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ द सप्लाई, कोई एक्ट ही करके हो किसके द्वारा, या बाय द रेसिपिएंट जो सर्विसेज ले रहा है या फिर द गुड्स जो ले रहा है उसके द्वारा हो। फिर डिपॉजिट्स to be considered as only when the supplier apply the such deposit at consideration for the supply। रिसिपिएंट के द्वारा पैसा ले रहा है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो भारत सरकार सब्सिडी देती है वो हमारा कंसिडरेशन नहीं कहलाता है। जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक, कोई गुड्स बेचा, भारत सरकार ने इसको बोला कि गुड्स तुम है तो मार्केट में 1,000 का बेचो, कितना का जी, 1,000 का बेच रहा हो, 1,000 का तुम बेचो, ठीक है। इस पर हम 100 रुपया का सब्सिडी तुमको देंगे हम, 100 रुपये का, 1,000 का तुम सामान बेचोगे कस्टमर को, 100 रुपये का हमसे तुम ले लेना। नहीं समझे, इसको फिर से समझाते हैं। एक कंपनी है, ये सामान बनाया, इन्होंने अपना एनालिसिस किया कि हम ये जो गुड्स को हम मार्केट में 1,000 में बेचेंगे। सरकार चाहता है कि ये जो गुड्स कंपनी बना है ये हमारे लोगों को, हमारी पब्लिक को मिले कुछ सस्ते कीमत पर। तो सरकार क्या कहती है कि ठीक है सुनो, तुम 1,000 है, बहुत महंगा है, तुम इसको 900 रुपये में दे दो, 100 रुपया तुम हमसे ले लो। ये हमारा 100 रुपये जो सरकार दिया सब्सिडी, ये हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, केवल ये हमारा कंसिडरेशन का पार्ट कौन सा होगा, 900 रुपये हमारा कंसिडरेशन का पार्ट होगा, ये हमारा नहीं कहलाएगा। दूसरा क्या है, एक है deposit to be considered as payment only when the supplier applies such a deposit as the consideration for the supply। अगर कोई डिपॉजिट पेमेंट किए हैं, डिपॉजिट तभी ये सप्लाई मानेंगे जब वो
डिपॉजिट अप्लाई हो चुका है एज अ कंसिडरेशन के रूप में। देखो ये 3 सिचुएशन समझो। डोनेशन रिसीव्ड बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स डोनर विदाउट क्विड प्रो क्विड। क्विड प्रो क्रो मतलब समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ के बदले कुछ। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है इसको कुछ डोनेशन दिया, हमने कुछ इसको डोनेशन दिया। डोनेशन रिसीव्ड बाय द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्विड pro quid, that is there is an obligations on part of the recipient of the donations या gift to do anything the supply of the services। हम जब डोनेशन इसको दे रहे हैं, मतलब हम पैसा दे रहे हैं, ये कंसिडरेशंस तभी कहलाएगा जब इससे कुछ न कुछ हम लेंगे। जब हम किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को जब हम डोनेशंस देंगे फ्री में, जब डोनेशन जब हम उसको दिए, जब उससे हम कुछ नहीं ले रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट का लगे। लेकिन हम पैसा उसको हम दिए और उससे कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पैसे के बदले उस इंस्टीट्यूशन हमें कुछ दे, तब जो पैसा हमने दिया वो क्या कहलाएगा जी? कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन कहलाएगा तो जो हमें वो सप्लाई करेगा तो वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। जैसे when a name of the donor is displayed in the institution premises in such manner as expression of gratitude and public recognition। जैसे अब देखो भूषण क्या कर रहा है। भूषण डोनेटेड ए ब्लैक बोर्ड टू योगनिष्ठ संस्थान। एक चैरिटेबल संस्था है, इसको क्या कर रहा है? भूषण डोनेट कर रहा है क्या? एक चैरिटेबल योगा है, भूषण नाम का व्यक्ति चैरिटेबल योगा को एक ब्लैक बोर्ड दिया। Printed underneath the blackboard so donated good wishes from the Mr. Bhusans। और उस पर क्या लिखा? गुड विशेस फ्रॉम द मिस्टर भूसन्स। जैसे समझो एग्जाम्पल, ये हमारा एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इसमें हम एक ब्लैक बोर्ड दिए, इसको हम दिए ब्लैक बोर्ड दिए, इसको दिए और इस ब्लैक बोर्ड पर खाली लिख दिए गुड विशेस। तो जो ये ब्लैक बोर्ड हम दिए, ये सप्लाई, ये कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। ये जो हम दिए उसको, ये कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि ये ब्लैक बोर्ड हम इसको दिए और इस ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया, इस ब्लैक बोर्ड हमने दिया और हम मेरा इंटेंशंस मेरा क्या था?
मेरा इंटेंशंस था पब्लिसिटी, कि हम उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को ब्लैक बोर्ड दें और अपना, जैसे कि हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर दें उस पर, एडवर्टाइजमेंट कर दें, तो ये कहला जाएगा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। जैसे ब्लैक बोर्ड तो अभी हम दे दिए, उसके 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 बदले में कुछ हम तो मिला नहीं, ना सप्लाई ऑफ द गुड्स ना सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। देखो सिंपल समझो, जब कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, तो जो हमने दिया वो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएंगे। कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे तो वो कंसिड्रेशन कहलाएगा, यदि एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तब वो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगा। एक्सपेक्ट होगा मतलब यदि हम दिए इस इंटेंशन से, कि हमारा इंटेंशन है उसका पब्लिसिटी करना, जैसे हम सीए फर्म चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ब्लैक बोर्ड दिए कि हम उस पर अपना फर्म का नाम लिख दिए एडवर्टाइज करने के लिए। तो हमारा इंटेंशन क्या था, एडवर्टाइजमेंट्स। तो एडवर्टाइज उसके माध्यम से इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमको क्या मिल रहा है जी, एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज। तो वो जो हम ब्लैक बोर्ड दिए वो क्या हो गया जी, कंसिड्रेशन हो गया, और जो सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट का वो क्या हो गया, हमें सप्लाई ऑफ द सर्विसेज हो गया। अगर बस ब्लैक बोर्ड दे दिए इसी तरह से, हमें कोई इंटेंशन नहीं है कुछ उसी से लेना, बस हम लिख दिए बस गुड बेसिस, तो वो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगा। सीधा से फंडा। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से बदले में कुछ हमें मिल रहा है, हमारे देने के बदले में कुछ मिल रहा है, तो जो हम दिए वो कंसिड्रेशन कहलाएगा। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ये भी कंसिड्रेशन, कुछ आ रहा है तो कंसिड्रेशन कहलाएगा, कुछ नहीं आ रहा है तो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगा। क्या जी, कुछ अगर आ रहा है तो कंसिड्रेशन कहलाएगा, नहीं आ रहा है तो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगा। आ रहा है तो कंसिड्रेशन कहलाएगा, नहीं कुछ नहीं आ रहा है तो कंसिड्रेशन नहीं कहलाएगा। फिर आर्ट वर्क सेंट, देखो हम एक चित्र बनाए, और किसी म्यूजियम में इसको ले जाकर रख दिए, म्यूजियम में रख दिए, ये सप्लाई नहीं कर। लेकिन जब कोई आया इसको खरीद रहा है म्यूजियम से इस आर्ट को, तो जब जो खरीद के ले गया तब कहलाएगा वो सप्लाई कहलाएगा। आर्ट वर्क्स सेंट बाय द आर्टिस्ट टू द गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। सपोज जैसे मान लो ये गैलरी है, ठीक है जी, गैलरीज है, हम एक आर्ट बनाए यहाँ और यहाँ ला के टांग दिया। एक कोई घूमने आया राम नाम का व्यक्ति, इसको जब हम दिए कोई सप्लाई नहीं कहलाया, लेकिन जब घूमने आया इसको पसंद आ गया, इस आर्ट को खरीद लिया, इस आर्ट को, तब ये कहलाएगा सप्लाई कहलाएगा। जब पैसा लिए और ले जाके खाली टांग दिए घर में, कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो हमारा सप्लाई नहीं है। No supply of the services by the insured to the insurance company in the lieu of the no claim bonus offered by the said insurance to him। वो क्या कहता है, issue with arose with the consideration was whether the deduction on account of no claim bonus allowed by the insurance company from the insurance premium payable by the insured can be considered as considered for supply to the insurance। देखो इसको समझो,
इस ट्रांजैक्शंस को हम डिटेल बताएंगे। कल इसको हम डिटेल में इसको हम बताते हैं, इसको एग्जाम्पल लेके। आज समय नहीं है, इसको एग्जाम्पल लेके कल बताते हैं। बहुत इस पर एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे। इसके बाद हम शेड्यूल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे इसके बाद हम कल देखते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।